गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अक्षांश क्या होता है और आपको कटबंध के बारे में बताया था कटबंध क्या होते हैं और कटबंध के बारे में पूरी डिटेल दी थी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द देशांतर। देशांतर क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। मैं लिख दे रहा हूं। ओके बच्चों, तो देशांतर क्या है आज का टॉपिक, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर बताने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं पहले कि देशांतर के बारे में, देशांतर होता क्या है। बच्चों ये मेरी पृथ्वी है और मैंने इसे बीच में से क्या किया, डिवाइड कर लिया। बीच में से दो पार्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड किया। जैसे कि आपको अक्षांश में बताया था, मैंने इसे कितने डिग्री का अक्षांश माना था, 0 डिग्री का, जिसका क्या नाम दिया था मैंने, इक्वेटर लाइन, और या इसे क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश का मतलब है इक्वेटर लाइन के समान ही ऐसी वो काल्पनिक रेखाएं जो लेटी हुई अवस्था में हुए। कैसी हैं? लेटी हुई हैं। लॉन्गिट्यूड, वो लैटिट्यूड, इन्हें क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड बोलते हैं। और इन्हीं लैटिट्यूड में मैंने कुछ लैटिट्यूड्स के नाम आपको बताए थे, एक 23.5 डिग्री वाला और 66.5 डिग्री वाला, जिसको आपने फिर आपने पढ़ा था कटबंध के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से अर्थ को बना रहा हूं, ठीक है। और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस अर्थ के पैरेलल कंडीशन में मैं इसे लंबाई के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। बच्चों लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अर्थ इक्वेटर लाइन के इस ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नदन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नदन हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको यह बताया था, यह आपकी इक्वेटर लाइन है और इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों इस वाले लेक्चर में देशांतर में जो आपका अर्थ का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुव को जब लंबाई के अकॉर्डिंग एक दूसरे से मिला देते हैं तो हमें एक मुख्य अक्ष, मुख्य रेखा 0 डिग्री की, जिसे हम बोलेंगे मुख्य देशांतर। क्या बोलेंगे? मुख्य देशांतर। इसी को आप मुख्य यामोत्तर वर्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? यामोत्तर। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यामोत्तर बच्चों, यामोत्तर। यामोत्तर का मतलब होता है बेटा पृथ्वी के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यामोत्तर रेखा कहलाती। कौन सी रेखा कहलाती है? यामोत्तर रेखा कहलाती। चलिए बच्चों अपने लेक्चर पर हम वापस आते हैं। तो फिर से हम पढ़ते हैं, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टेंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, जब मैं आपको नक्शा बताऊंगा तब आपको बताऊंगा टोंगा द्वीप कहां पर है और मॉरिशस द्वीप का, दोनों की एक ही अक्षांश है। क्या है? एक ही अक्षांश है, 20 डिग्री 22 मिनट। यहां देखो बेटा, डिग्री छोटा सा गोला बना हुआ है और मिनट के लिए हमने एक कॉमा ऊपर खींच दिया। मिनट के लिए ये वाला चिन्ह आता है और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 2 कॉमा लग जाएंगे इकट्ठे सेकंड्स में। ठीक है, जब भी कभी हम डिग्री, मिनट और सेकंड्स में किसी नंबर्स को लिखते हैं तो इस तरीका से लिखते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। दोनों की स्थिति कैसी है? एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण के ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा यानी कि आप इस चित्र में देख सकते हैं देशांतर रेखाओं को हमने क्या किया, अर्थ को लंबाई के अकॉर्डिंग बांट दिया। हमने क्या किया, अर्थ को लंबाई के अकॉर्डिंग पूरा सर्कल कर दिया। और यहां आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुव और यहां ये वाला कौन सा है आपका, दक्षिणी ध्रुव। तो
अब ये देखिए इस साइड के जितने भी, अब यहां पर तो बच्चों जब हमने इसको इस तरीका से कंडीशन में बांटा तो हमने इसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध। वहीं जब हम पृथ्वी को लंबाई के अकॉर्डिंग बांटेंगे तब भी तो दो हेमिस्फीयर निकल के आ रहे हैं बच्चों, तब भी तो दो हेमिस्फीयर निकल के आ रहे हैं। एक ये वाला हेमिस्फीयर, ये वाला गोलार्ध, और दूसरा ये वाला गोलार्ध। इसीलिए बच्चों इस साइड के गोलार्ध को हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस वाले गोलार्ध को कौन सा कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। तो बच्चों पृथ्वी का अध्ययन हम इन गोलार्ध के आधार पर करते हैं। हम इन गोलार्ध के आधार पर हेमिस्फीयर में बांटकर इनको इस तरीका से हम अध्ययन करते हैं। तो बच्चों दिशा के आधार पर आपको समझ में आया, और आपको ये अक्षांश और देशांतर का महत्व समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर दोबारा समझा दूंगा बच्चों। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी होगी? अब हमने किसी भी स्थान, मान लो ये मेरा कोई स्थान है, और अगर मैं इसको इस पॉइंट पर विषुवत रेखा के अकॉर्डिंग देखूं तो ये कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? दक्षिणी, यानी कि दक्षिण हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर मुझे इसकी सही वास्तविक लोकेशन पता करनी तो मुझे दोनों चीजें पता करनी होगी। मुझे क्या करना होगा? दोनों चीजें बतानी होंगी कि ये देशांतर के अकॉर्डिंग कौन सी स्थिति में है और अक्षांश के अकॉर्डिंग कौन सी स्थिति में। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर क्या कहते हैं? देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। तो बच्चों यामोत्तर मतलब समझ में आया? देशांतरी और अक्षांश का मतलब समझ में आया? उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंशों में मापा जाता है। उनके बीच की जो दूरी होती है उन्हें अंशों में मापा जाता है, और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। तो जो बच्चे 9th में मैथ लेंगे तो वहां पर आपको, वहां 9th और 11th क्लास में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कैसे हम लोग साष्टिक प्रणाली का यूज करते हैं, दशमलव प्रणाली का यूज करते हैं, मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन होता है। पर फिर भी मैं आपको एक गाइडेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमारे पूरा पृथ्वी गोल है, और गोल पर कितने डिग्री का एंगल होता है? सर 360 डिग्री। तो आधा और आधा ये भाग दोनों मिलकर कितना हो गया? 360। तो 180 का तो ये होगा, ठीक है बच्चों? 180 का तो ये होगा और 180 का ये भाग होगा। क्लियर है बच्चों? जब हमारी घड़ी की सुई 12 से जब वो 0 डिग्री पर होती है, जब वो 12 बजे से क्या करती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस तरीका से आगे बढ़ती है, और 6 मिनट पर पूरा आके कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? ये पूरा 180 डिग्री का। तो बेटा इन टाइम को हमने क्या किया है? मिनट को हमने इस अंश के साथ मिनट का और मिनट को सेकेंड्स में डिवाइड किया है। जब आपकी सुई 1 डिग्री घूमेगी तो क्या रिलेशन होगा? क्या बताओ बच्चों? बच्चों जब आपकी घड़ी की सुई 1 डिग्री जब घूमेगी, जब वो 6 मिनट का रास्ता जब तय कर लेगी, 6 मिनट का जब रास्ता तय कर लेगी तो 1 डिग्री के बराबर एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का एंगल। तो इस तरीका से 6 मिनट करके जब पूरे वो 360 पूरा 60 मिनट का पूरा एंगल जब घूम जाएगी, पूरे राउंड लगा लेगी, 12 बजे पे आके सुई रुक जाएगी, तब मिनट की सुई द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का। क्लियर है बच्चों?
ये अर्धवृत्त और उनके बीच की दूरी की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब बच्चों यहां देखो, जब ये रेखाओं के बीच की दूरी जब बढ़ती है और ध्रुवों पर क्या होती है, आपस में मिल जाती है। ध्रुवों पर क्या होती है, उनके बीच की दूरी कम होती है, और जबकि बीच में इनके दूरी क्या हो जाती है, इनके बीच की दूरी देशांतर रेखाओं की बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों? जहां सभी देशांतरीय रेखाएं आपस में मिलती हैं। क्लियर है? अक्षांश रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब अगर मैं इस अक्षांश रेखा की बात करूं तो इस अक्षांश रेखा पर जितनी भी ये यामोत्तर लाइनें, जो ये खड़ी वाली लाइनें हैं, उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं के द्वारा व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय लिया, अब मतलब कि हमें अपनी पृथ्वी पर लोकेशन पता करनी, तो अकेले तो हम नहीं पता कर सकते। कई सारे देशों ने मिलकर यह निश्चय किया कि ग्रीनविच, एक जगह का नाम है ग्रीनविच, यहां लिखा हुआ है ग्रीनविच, ये गलत है बेटा, एनसीईआरटी में प्लीज ये सही कर लेना। जगह का नाम है ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है। वैधशाला मतलब कि आपकी एक तरीका से लेबोरेटरी, क्या लेबोरेटरी से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को पूरब से पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है, और इसी यामोत्तर को क्या कहते हैं, हम मुख्य यामोत्तर कहते हैं, या हम लोग इसे अपनी भाषा में मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कई सारे बच्चों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, तो बच्चों दिशाओं को याद करा नहीं जाता, दिशाओं को सिर्फ हम समझ सकते हैं। कैसे समझना होता है, कभी कभी हम चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते, मतलब कि उन्हें आपस में जोड़ नहीं पाते। तो बेटा हमारी जो बचपन की चीजें होती हैं याद करी, उन्हें हमें धीरे धीरे करके क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, और उन्हीं को चीजों को सीखना होता है, जिससे हम अपनी चीजों को एक दूसरे से आगे चलकर बड़ी शिक्षाओं के साथ, बड़ी ज्ञान के साथ, बड़ी जानकारी के साथ क्या करें, लिंक करना सीखें। इस तरीका से पढ़ाई होती है बच्चों, ऐसे पढ़ा जाता है। तो पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू आपने देखा है, जैसे यहां देख रहे हैं। अब यहां पर 30 डिग्री तो लिख दिया, अगर मान लो ये पू ना लिखा होता, मतलब कि ये पूर्वी गोलार्ध है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये गोलार्ध किस हिस्से में और ये गोलार्ध किस हिस्से में, जब तक कि इसके आगे ये वर्ड ना लिखा हो। बच्चों जैसे आपको क्लियर है? अब आप यहां देखिए, यहां पर आप चीज देख रहे हैं, एक मिनट बच्चों, यहां देख रहे हैं, जब आपने इस पृथ्वी को अक्षांश में बांटा था तो आपने क्या लिखा था, अब जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को आपने उत्तरी गोलार्ध माना, और यहां पर 23.5 डिग्री जब लिख दिया तो उसके आगे आपने क्या लिखा, ऊ। वैसे ही नीचे की साइड जब 23.5 डिग्री लिखा तो आपने क्या लिखा, दक्षिणी भाग। क्यों? हमें भाग को पता करना होता है कि भाग कौन सा वाला है। क्लियर है बच्चों? और एक और बात, एक नोट डाल लेना, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरी रेखाओं द्वारा बने ग्रिड को देखें। ये ग्रिड जो बना है, ये जो जाल आप देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। अगर चलिए बच्चों, ये आपका टॉपिक यहां फिल होता है। हम मैप की थोड़ी सी बात करेंगे। तो बच्चों जरा यहां देखो, ये ग्रीनविच रेखा, इस नक्शे को क्या किया गया है, हल्का सा मैं इसको घुमा देता हूं। अब देखिए, नक्शे को घुमाकर आपकी किताब में दर्शाया गया है ताकि हम आसानी से पढ़ सकें उस चीज को। और ये देखिए, यहां पर ये ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा जो जा रही है हमारी, यहां से होता हुआ, मानक समय रेखा इंग्लैंड वगैरह से होता हुआ, दक्षिण अफ्रीका से होता हुआ क्या हो रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे यामोत्तर से मिल रही है इस हिसाब से। और अब जब हम, अब मानक समय रेखा ये हमें मिल गई, तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो गया,
पूर्वी हिस्सा। कौन सा हिस्सा हो गया? पूर्वी हिस्सा। जब हम पूरब की ओर किसी दिशा में जाएंगे तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? +1 +2 +3। हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ने पर हम संख्याओं में, डिग्री में जो मान है उसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब हम इस मानक समय रेखा से उल्टी दिशा में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? समय को घटाएंगे। यहीं से आपका समय तय किया जाता है। क्या किया जाता है? समय तय किया जाता है। तो समय जब तय किया जाता है बच्चों, तो आपको पता होगा भारत के एक हिस्से का समय कुछ और आपके पूर्वोत्तर भारत के समय में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा समय में क्या है? डिफरेंस है बच्चों। चलिए, तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। देशांतर और समय, मतलब कि अब जो देशांतर रेखा है उसका और समय का क्या संबंध है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, जैसा कि आपको पता है निर्धारण पूर्व की दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम की दिशा में। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व का समय निर्धारण का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य से बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होती है? बड़ी होती है। क्योंकि दोपहर में पृथ्वी सीधे सीधे सन हमारे सिर के ऊपर होता है, तो हमारी जो परछाई बनेगी वो छोटी बनेगी। और जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है तो पृथ्वी पर जो प्रकाश की मात्रा होती है वो हल्की सी कुछ इस टाइप से गिरती है, जैसे कि आपको ये इस वाले फिगर 2.4 ए में दिखाया गया है। जब सीधी रेखा टॉर्च का सीधा प्रकाश जब जाता है तो प्रकाश तो तेज होता है और क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। जबकि वहीं जब हम टॉर्च जो हमारा उपकरण है जिस पर हमें प्रकाश देखना है उसको थोड़ा सा तिरछा कर दें तो उस कंडीशन में प्रकाश की मात्रा तो कम हो जाती पर ज्यादा जगह पर प्रकाश पहुंच सकता है। क्लियर है बच्चों? तो आपने एक अनुमान तो देखा, परछाई के आधार पर हम समय का अनुमान लगाते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर किसी अन्य सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी। बच्चों मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूं आपको बताने की। मैं इसे हटा दे रहा हूं। ये आपका सूर्य है। जब पृथ्वी की ठीक स्थिति सूर्य की दिशा में होगी तो इतने हिस्से पे क्या होगा? सूर्य का सीधा सीधा प्रकाश पड़ रहा होगा। क्या होगा? सूर्य का सीधा सीधा प्रकाश पड़ रहा होगा और इतने हिस्से पर क्या होगी? भयंकर वाली गर्मी होगी। ये हिस्सा आपका गर्म होगा। वहीं जब पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूर्य के, जब नजदीक होती है तब ये कंडीशन आती है। वहीं अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, जब सूर्य से पृथ्वी की जब दूरी ज्यादा होती है उस कंडीशन में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसी गिरती हैं? तिरछी गिरती है। उस कंडीशन में ये कंडीशन उन जगहों पर होती है ज्यादातर, जैसे हमारे जो आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर हैं, उस जगह पर ये कंडीशन होती है। वो पूरे पूरे बर्फ से ढके रहते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछी अवस्था में गिरता है, इसीलिए वहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। क्लियर है बच्चों? चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा से चक्कर लगाती है, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती। किसके? सूर्य के। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा के पूरब में, उनका समय ग्रीनविच समय से क्या होगा? आगे। और जो स्थान पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। जैसे कि फिगर 2.8 में दर्शाया गया है आपको, ये 2.8 में यहां पर दर्शाया गया है।
समय के अंदर समय के अंतर की दर की गणना निम्न विधि से करते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री, पृथ्वी एक तो सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, अतः वह 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री का एंगल घूमती है। बेटा ये इसके बाद इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, ग्रीनविच जो जगह है जब वहां दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। वहीं अर्थात 1 घंटा दोपहर का जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो उन जगहों पर कितना बजा होगा? 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी जब ग्रीनविच में 12 बजा होगा तो वहां पर कितने बजे होंगे? 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि चल रही होगी। क्लियर है बच्चों? अगर नहीं भी क्लियर होगा तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा बच्चों। तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।